हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने अब खुद जापान में तैनात कर दिए खतरनाक F-35A लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर चेक रिपब्लिक ने लिया बहुत बड़ा फैसला यूक्रेन युद्ध को लेकर। और दोस्तों जंग के बीच यूक्रेन ने भारत को दिया चाणक्य और महाभारत का हवाला। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आपको हम अभी बताने वाले हैं। और इसी बीच बताएंगे जहां पर राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन के युद्ध स्थिति पर दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको बताएंगे क्या कहा राजनाथ सिंह ने। इसी बीच आपको दोस्तों बताएंगे जहां पर शशि थरूर के इस बयान यानी चीन वार करेगा तो हमें भी मदद चाहिए होगी वाले बयान पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने शशि थरूर को दिया है करारा जवाब। बताएंगे क्या कहा बीजेपी ने दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर इधर इमरान खान रूस पहुंचे तो उधर इस्लामाबाद में इस बात पर मच गया भारी बवाल। और दोस्तों इमरान खान को अमेरिका ने दे दिया बहुत बड़ी चेतावनी रूस जाने को लेकर। और इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर रूस और यूक्रेन युद्ध पर टिकी दुनिया की नजरें तो उधर खेल कर गया चाइना। जी हाँ, नापाक चाल चलते हुए ताइवान के जल क्षेत्र में भेजा अपना युद्धक विमान, युद्धक जहाज। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है दोस्तों। अमित शाह ने भी बयान दिया है। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हो गया है बड़ा बदलाव। और ई श्रम कार्ड को लेकर भी बड़ी खबरें दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं अपना भारत देश नंबर 1 देश है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां पर तो क्या अब इन तीनों देशों में होगा युद्ध। अमेरिका ने जापान में तैनात किए खतरनाक F-35A लड़ाकू विमान। जी हाँ, अमेरिका ने रडार से बचने से सक्षम F-35A लड़ाकू विमानों यानी 35A फाइटर एयरक्राफ्ट को जापान में तैनात कर दिया है। इन्हें चीन या उत्तर कोरिया की तरफ से किए जाने वाले किसी भी तरह से संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन इनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट हमने आपको दी है दोस्तों। साथ ही आपको बता दें जहाँ यूक्रेन में कीव एयरबेस के पास भीषण जंग जारी, चेक रिपब्लिक ने लिया इस पर बहुत बड़ा अब तक का फैसला। जी हाँ दोस्तों, जारी युद्ध के बीच चेक रिपब्लिक ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए रूस के नागरिकों के वीजा देने पर रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, और यूक्रेन के सभी लोग डर के माहौल के बीच लोग अन्य देशों का सहारा लेने पर हुए मजबूर। खबर यह है दोस्तों कि लोग अपने सामान और बच्चों के साथ पोलैंड की सीमा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें जहां जंग के बीच यूक्रेन ने भारत को दिया चाणक्य और महाभारत का हवाला। दरअसल रूस ने गुरुवार सुबह यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कर दी, जिसके बाद से यूक्रेन भारत से लगातार मदद मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि लगातार मदद पर मदद भारत से मांग कर रहा है। भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर आइगर पोलिखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ समय पहले हस्तक्षेप की गुजारिश की थी। अब एक बार फिर उन्होंने भारत से मदद की अपील की है। आइगर ने भारत के महान नीतिकार चाणक्य और महाभारत का उदाहरण देते हुए भारत से कहा है कि एक मजबूत वैश्विक शक्ति होने के नाते भारत यूक्रेन की मदद करे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, आपके यहाँ चाणक्य जैसे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं। आज से लगभग 2400 साल पहले जब यूरोप में किसी तरह की कोई सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, उन दिनों भी भारत के पास एक अच्छी कूटनीति थी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की बात करते हुए उन्होंने कहा, अब आपके यहाँ की पौराणिक कथाओं की बात करते हैं। महाभारत को याद कीजिए, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध को रोकने के लिए भी शांति वार्ताएं हुई थी। युद्ध को रोकने की कोशिश की गई थी। दुर्भाग्य से महाभारत के युद्ध को रोकने में शांति वार्ता ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे मामले में शांति वार्ता बेहद सफल होगी। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, आपकी क्या राय होगी इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। बातें तो बहुत अच्छी कही है दोस्तों यूक्रेन के
राजदूत ने। ऐसे में क्या भारत को एक्शन लेना चाहिए दोस्तों? क्या भारत को किसी की भी साइड लेनी चाहिए किसी एक देश के, या फिर भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए? आप क्या कहते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोग? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। इसी बीच आपको बता दे दोस्तों, जहां पर रूस यूक्रेन संकट पर राजनाथ सिंह का आया है बयान, कहा भारत शांति चाहता है, युद्ध बढ़ाने वाली स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत दोनों देशों के बीच शांति चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों के तरफ से युद्ध को बढ़ावा देने वाली कोई स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार छात्रों समेत यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सभी उपाय कर रही है। भारत चाहता है कि शांति कायम रहे और युद्ध को बढ़ावा देने वाली कोई स्थिति पैदा ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, यूक्रेन में अब भी करीब 16,000 भारतीय पोलैंड के रास्ते लोगों को निकालने का प्लान कर रहा है अपना भारत का एम्बेसी। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के जंग के बीच यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है दोस्तों। इसी बीच रात में भारत सरकार ने ताजा जानकारी देते हुए कहा है कि यूक्रेन में अभी भी करीब 16,000 भारतीय हैं और इन्हें निकालने के लिए सरकार योजना बना रही है। आपको बता दें, यूक्रेन संकट पर गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। विदेश मंत्रालय ने दोस्तों बताया है कि सरकार पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया की मदद से लोगों को निकालने की योजना बना रही है। इसी बीच दोस्तों, यूक्रेन पर हमले को लेकर नाटो ने भी दिया बड़ी चेतावनी, कहा हाई अलर्ट पर है 100 से अधिक लड़ाकू विमान, तत्काल सैन्य कार्रवाई को रोके रूस। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की कड़ी निंदा की है। ऐसे में यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि अगर रूस ने इसी तरह से यूक्रेन पर हमला जारी रखा तो उसके हमले का जवाब देने के लिए हमने 100 से अधिक लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि हमारे पास अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने के लिए 100 से अधिक लड़ाकू विमान और भूमध्य सागर तक समुद्र में 120 से अधिक युद्धपोत हाई अलर्ट पर है। यानी कि दोस्तों, ये युद्ध बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही व्लादिमीर पुतिन सुनने वाले हैं दोस्तों। और ऐसे में स्थिति और खराब ही होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी? लेकिन जितने भाई बहन नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने साधा डायरेक्ट निशाना। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनातनी का असर अब भारत की राजनीति पर भी दिखने लगा है। जब से कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने यूक्रेन विवाद पर भारत की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। अब शशि थरूर पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बड़ा हमला बोल दिया है दोस्तों। दरअसल शशि थरूर ने एक बयान में कहा था कि अगर चीनी सेना ने कभी भारत की धरती पर कदम रखा तो हमें भी दूसरों की मदद, यानी दूसरे देशों की मदद चाहिए ही होगी और हम उम्मीद करेंगे कि दूसरे देश हमारे लिए खड़े हो। ऐसे में जब यूक्रेन हमसे उम्मीद लगाए बैठा है, हमें भी सही का साथ देना चाहिए। थरूर के इस बयान के बाद दोस्तों मानो कि पूरे भारत में हलचल मच गई दोस्तों, खास करके पूरे भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गई। इसके बाद अब बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके कह दिया है कि ये मोदी वाला इंडिया है। वे कहते हैं कि ये 2022 से 1962 नहीं है। मोदी के भारत में कोई भी कदम नहीं रख सकता। अगर कोई पंगा लेता भी है तो नए भारत को जवाब देना आता है। आप शायद सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, आप गलवान में जो हुआ वो भूल गए। कांग्रेस को नेहरू के दौर से बाहर आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों बहुत करारा जवाब दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शशि थरूर को। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये मोदी का इंडिया है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन आपको इसी बीच बता दे, जहां भारत की रणनीति क्या है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में, जहां पर वैसे भारत की रणनीति की बात करें तो मोदी सरकार इस पूरे मामले पर न्यूट्रल खेल रही है। ना रूस का समर्थन किया जा रहा है और ना ही यूक्रेन का साथ दिया जा रहा है। भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि दोनों ही देशों को बातचीत के जरिए हल मसला सुलझा लेना चाहिए और शांति की ओर बढ़नी चाहिए। ऐसे में भारत के इस रणनीति का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट में हमारा समर्थन है
भारत की इस रणनीति का कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ इधर इमरान खान पहुंचे रूस, उधर इस्लामाबाद में इस बात पर मच गया भारी बवाल। जी हाँ दोस्तों, बता दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर हैं। बीते 23 साल में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पहला रूस दौरा है दोस्तों। मौजूदा तनाव को देखते हुए उनकी रूस यात्रा पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अमेरिका ने भी इमरान खान के दौरे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उधर इमरान खान अपने मॉस्को दौरे पर कुछ अलग ही एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को यूक्रेन तनाव पर अपनी भूमिका से अवगत करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और इमरान खान मॉस्को पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके घर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जारी बवाल और बढ़ गया है दोस्तों। इस सिलसिले में उत्पादों और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से आहत इस्लामाबाद के निवासियों ने जमात इस्लामी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया है और कीमतों को वापस लेने की मांग की है। मीडिया को संबोधित करते हुए स्थानीय निवासी मोहम्मद काशिफ चौधरी ने कहा है कि जमात इस्लामी के नेता सिराज उल हक के आह्वान पर पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी और नेताओं की बेशर्मी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर दोस्तों, इसी बीच हम आपको बताते हैं, जहां पर अमेरिका ने भी पाकिस्तान के लिए जारी कर दी है बड़ी चेतावनी। दरअसल अमेरिका ने भी इमरान खान के दौरे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। अमेरिका ने कहा है कि ये हर जिम्मेदार देश की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो यूक्रेन में रूस की गतिविधियों पर आपत्ति जताए। अमेरिका ने पाकिस्तान को यूक्रेन तनाव पर अपनी भूमिका से अवगत करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ी जानकारी दी। इमरान खान और पुतिन की मॉस्को में होने वाली मुलाकात को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को यूक्रेन पर हालिया रूसी आक्रमण के बारे में हमारी स्थिति को लेकर जानकारी दी गई है। हमने उन्हें युद्ध पर कूटनीति को आगे बढ़ाने के हमारे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी है। प्राइस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ अपनी साझेदारी को अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण मानता, और ऐसे में इमरान खान के इस रूस दौरे को अमेरिका ने दोस्तों जरूर कोई बहुत बड़ा साजिश के तौर पर देखा है दोस्तों, और ये घनघोर चेतावनी इमरान खान को दे दिया। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमने आपको दी। और इसी बीच आपको बता दें, जहां पर आपको हम बता दें कि एक तो 23 साल तक अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का रूस नहीं गया था दोस्तों, और इमरान खान ऐसे समय पर रूस गए हैं जब पुतिन बिल्कुल बिजी है दोस्तों यूक्रेन के साथ युद्ध में, और ऐसे में इमरान खान के साथ मीटिंग को उन्होंने नकार दिया है। और इसी बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर इमरान खान जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की है बात। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के संबंध में हाल के घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लंबे समय से चले आ रहे विश्वास को दोहराया कि रूस और नाटो के बीच मतभेद केवल ईमानदारी और गंभीर बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी प्रधानमंत्री के ऑफिस ने दी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रूस से भारत की बात हो गई है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस युद्ध के बीच में पुतिन से की है बात। आपकी क्या इस पर राय होगी दोस्तों? कैसे इस युद्ध को शांत किया जा सकता है? कुछ राय सुझाव जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर रशिया के पास दोस्तों परमाणु बम ही नहीं बल्कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, यानी हर बॉम्ब का बाप पिता उनके पास है दोस्तों, जो मचा सकता है पल भर में भारी तबाही। जी हाँ दोस्तों, रूसी शस्त्रागार में एक शक्तिशाली गैर परमाणु 44 टन TNT बम शामिल है, जो 300 किलोमीटर के दायरे में भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। इसी बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां रूस यूक्रेन युद्ध पर टिकी दुनिया की नजरें, इधर चीन ने चली नापाक चाल तो उधर ताइवान के जल क्षेत्र में भेजा चीन ने युद्धक जहाज। जी हाँ दोस्तों, बता दें रूस और यूक्रेन के वार के बीच चीन ने इसका फायदा उठाते हुए अपने युद्धक जहाजों को ताइवान की ओर भेज दिया। चीनी युद्धक जहाज ताइवान के जल क्षेत्र में घुस आया दोस्तों। इससे पहले भी चीन अपने युद्धक जहाजों को ताइवान की ओर भेज चुका है। कुछ महीने पहले ही चीन ने लगातार कुछ दिनों तक ताइवान की ओर अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। चीन का इरादा इसके जरिए ताइवान में डर पैदा करने का था। बड़ी खबर, चीन अपने इरादों में
में कामयाब नहीं हो पाया और अमेरिका ने ताइवान को कहा है कि वो चीन से निपटने में उसकी हमेशा मदद करेगा। और ऐसे में दोस्तों इस बार फिर कामयाब नहीं रह पाया चीन, लेकिन चीन ने दोस्तों बहुत बड़ी चाल चली, नापाक चाल चली। उसने सोचा कि पूरी दुनिया का ध्यान जो है अभी रूस और यूक्रेन वार के तरफ लगा हुआ है और कोई ताइवान पर ध्यान नहीं देगा। और इसी बीच उसने अपने इस जंगी जहाज को ताइवान के क्षेत्र में भेज दिया। आपकी इस पर क्या राय होगी दोस्तों? चीन के इस चालाकी को लेकर सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर समझ लीजिए परिवारवादियों का खेल हुआ खत्म। जी हाँ दोस्तों, एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। पीएम मोदी ने ईवीएम का जिक्र करते हुए कह दी बड़ी बात। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयागराज में गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया। पीएम ने विपक्ष का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा और कहा कि मुझे किसी ने बताया कि 5वें या 6वें चरण के मतदान खत्म होंगे, उसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने 4थे चरण में ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जब ये ईवीएम को गाली देना शुरू करें तब समझ ले कि इनका खेल हुआ खत्म। जी हाँ दोस्तों, बता दें मोदी जी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि घोर परिवारवादियों ने इतने दशकों तक सांप्रदायवाद, जातिवाद की, क्षेत्रवाद की राजनीति की। इनकी राजनीति का दायरा संकुचित है, सीमित है, संकीर्ण है। भाजपा की राजनीति का दायरा विस्तृत है, विशाल है, सर्व समावेशी है। पहले की सरकारों में विकास के काम न होने की एक और बहुत बड़ी वजह थी जातिवाद और भाई भतीजावाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा कटाक्ष किया है अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताते हैं अमित शाह जी भी नहीं रहे पीछे। उन्होंने भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली दिखाई नहीं देता, हर जगह सिर्फ बजरंग बली ही दिखाई देते हैं जैसा बयान दिया है। दोस्तों आपको बताते हैं बस्ती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। यहाँ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव में कांग्रेसी, सपा, बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली दिखाई नहीं देता, हर जगह सिर्फ बजरंग बली ही दिखाई देते हैं और ये काम योगी सरकार ने किया है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, किसकी सरकार आएगी? क्या फिर से भगवा लहराएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर क्या जल्द सीएम बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? बीजेपी में लगातार बढ़ रहा है राजनीतिक कद, 2 साल में पा चुके हैं 4 प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कद 2 साल से लगातार बढ़ रहा है। उन्हें 2 साल में 4 प्रमोशन मिल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आए हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें सरकार से लेकर संगठन तक में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। सरकार में शामिल होने के 3 महीने बाद ही उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दे दी थी। तो वहीं राज्यसभा सांसद, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री का पद मिला। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं दोस्तों, ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट में हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। या फिर अभी मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ही काफी है? बताना मत भूलेगा आपकी क्या निजी राय होगी इस पर। अगली खबर की बात करें जहां बंगाल से बड़ी खबर, राज्यपाल धनखड़ ने 7 मार्च रात 2 बजे बुलाई विधानसभा की बैठक। समय पर बोले ये कैबिनेट ने ही तय किया। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच चल रहे टकराव के बीच राज्यपाल ने 7 मार्च 2022 को रात 2 बजे बंगाल विधानसभा की बैठक बुलाई है। दोस्तों आप ये लेटर भी देख पा रहे होंगे। राज्यपाल ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 174(1) को लागू करते हुए कैबिनेट के निर्णय को स्वीकार कर दिया गया है और इसके मद्देनजर विधानसभा की बैठक 7 मार्च 2022 को रात के 2 बजे बुलाया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि आधी रात के बाद 2 बजे विधानसभा की बैठक असामान्य है और ये अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन ये कैबिनेट का फैसला है। आपकी क्या राय होगी इस पर दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्यों राज्यपाल धनखड़ ने यानी कैबिनेट ने दोस्तों मिलकर के ये बड़ा फैसला लिया है और रात 2 बजे बैठक बुलाने के क्या मायने हो सकते हैं दोस्तों? आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर बता दे केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके ली है चुटकी, कहा बंदर ने उतारा समाजवादी पार्टी का झंडा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का 4था चरण पूरा हो गया है, जिसके बाद अब 5वें चरण के लिए राजनीतिक दलों ने
हुंकार भर ली है। और इसी बीच दोस्तों बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो को शेयर समाजवादी पार्टी पर वार किया। उन्होंने कहा बजरंगबली का यही संदेश, यूपी को नहीं चाहिए दंगेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अनुराग ठाकुर ने जो वीडियो शेयर किया उसमें एक बंदर जो है समाजवादी पार्टी के झंडे को उतारते हुए देखा जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टियों पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर एसपी सिंह बघेल ने कहा अखिलेश यादव से बड़े पहलवान है सीएम योगी आदित्यनाथ जी। करहल सीट को लेकर किया ये बहुत बड़ा दावा। बता दें केंद्रीय मंत्री और करहल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी अखिलेश यादव से बहुत बड़े पहलवान है। अखिलेश का परिवार दंगल का पहलवान हो सकता है, लेकिन सीएम योगी नए दांव पेच वाले हाईटेक पहलवान है। पहलवानी में हर दिन नए नए दांव आजमाए जाते हैं। अखिलेश और उनके परिवार के सभी दांव पुराने हो चुके हैं और वो हाईटेक पहलवान सीएम योगी के आगे फेल हो जाएंगे। आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा आपकी क्या राय होगी। योगी जी और अखिलेश यादव के पहलवानी को लेकर कौन जीतेगा दोस्तों, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय किए गए मानक में बदलाव कर दिया है। नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। आपको बता दें दोस्तों, जो नया बदलाव हुआ है उसमें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों इसे ध्यान में रखते हुए, यानी इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और फिर भी इस सरकार की स्कीम का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों, जो कि इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है तब भी लाभ उठा रहे हैं। और ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने जा रही है। दरअसल अब नए मानकों को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ ना हो सके। अगर आपके भी जानने में कोई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो आपको लगता है कि वो काफी ज्यादा संपन्न है फिर भी राशन लेकर के दोस्तों चालाकी करके राशन ले पा रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट में ये बात जरूर लिखकर बताइएगा और अपने जगह का नाम भी लिखिएगा दोस्तों। और ऐसे कितने लोग होंगे आपके नजर में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे पता चलेगा सरकार को भी कि सच में इसमें भी फ्रॉड हो रहा है। अगली खबर की बात करें जहां जल्द मिलने वाली है योजना की दूसरी किस्त, यानी ई श्रम कार्ड को लेकर बड़ी खबर। दूसरी किस्त जल्द मिलने वाली है दोस्तों, कब मिलेगी हम आपको बताते हैं। सरकार ने श्रमिकों को पहली किस्त का पैसा तो भेज दिया है, अब तमाम लोगों को दूसरी किस्त का इंतजार है। ऐसे में अगर आपका नाम ई श्रम योजना से जुड़ा है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको बताते दोस्तों कि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 10 मार्च के बाद लोगों को किस्त के पैसे मिल जाएंगे। ऐसे में आप बिना देर लगाए बैंक जाकर अकाउंट को चेक करवा सकते हैं, यानी 10 मार्च के बाद आपके खाते में दूसरी किस्त का पैसा भी जल्द आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो अगली बड़ी खबर आ रही है जहां पर इन लाखों कर्मचारियों को मिला होली का तोहफा, सरकार ने लागू की पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों की होली के पहले लॉटरी निकल आई। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।